भूकंप से फिर दहला नेपाल। क्या है मध्य प्रदेश के मतदाता के मन में? जहरीली रेव पार्टियां, मराठा आरक्षण का सोशल और पॉलिटिकल एंगल। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और पेश है वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। शुक्रवार 3 नवंबर की रात भूकंप के तेज झटकों से नेपाल एक बार फिर थर्रा उठा। रिएक्टर पैमाने की इसकी तीव्रता 6.4 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल के ही जाजरकोट जिले में था, लेकिन इसके झटके भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR तक भी महसूस किए गए। नेपाल में कई इमारतें जमींदोज हो गई, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। शक्तिशाली भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। देखते ही देखते चारों ओर तबाही का मंजर नजर आने लगा। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में नेपाल को हुए नुकसान के लिए दुख व्यक्त किया है और साथ ही कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता से खड़ा है, साथ ही उसे हर संभव मदद उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। यूं तो नेपाल में भूकंप आते ही रहते हैं, लेकिन 2015 में यहाँ लोगों को भूकंप के रूप में भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था। अप्रैल 2015 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास आए भूकंप में करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। इसी तरह नेपाल में 1934 में भी भीषण भूकंप आया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है, जो कि हर साल 5 सेंटीमीटर दबती है और इसकी वजह से हिमालय हर साल 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। प्लेट दबने के कारण चट्टानों के ढांचे में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है और इसी तनाव की वजह से भूकंप आते हैं। मध्य प्रदेश में नाम वापसी की तारीख के बाद चुनावी माहौल गर्मा गया है। मान मनोबल के बाद कुछ उम्मीदवार बैठ गए, लेकिन कुछ अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। बागी उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। महू से अंतर सिंह दरबार, मलारगढ़ में श्यामलाल जोगचंद, सिवनी मालवा से ओम प्रकाश रघुवंशी, गोटेगांव से शेखर चौधरी, सुमावली से कुलदीप सिकरवार, दिमनी से बलवीर दंडोतिया, भोपाल उत्तर से आमिर अकील बागी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं भाजपा के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। बुरहानपुर से भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह, सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ल, मुरैना से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह, भिंड से संजीव सिंह कुशवाल, लाहौर से पूर्व विधायक रसाल सिंह, चाचौड़ा से ममता मीणा, सागर से मुकेश जैन आदि भगवा पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के चुनावी रैलियां और रोड शो तथा राहुल गांधी की पदयात्रा चुनावी पारे को और बढ़ाएगी। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाएं कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतरने वाले हैं। इस चुनाव में खासकर केंद्र की राजनीति छोड़ प्रदेश में चुनाव लड़ने आए भाजपा नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल तथा फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद रिद्धि पाठक, राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह और गणेश सिंह शामिल हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजय वर्गीय को भी इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियों के बीच इस बार भी 2018 की तरह कड़ी टक्कर है। परिणाम क्या होगा किसी को नहीं मालूम। मतदाताओं की चुप्पी भी राजनीतिक दलों को चिंता में डाल रही है। वैसे भी आज का मतदाता समझदार हो गया है। वो पहले ही तय कर लेता है कि उसे किस प्रत्याशी अथवा पार्टी को वोट देना है, लेकिन अपनी पसंद किसी के सामने जाहिर नहीं करता। चुनावी रैलियां और ढोल धमाकों का भी उस पर ज्यादा असर नहीं होता है। ऐसे में मतदाताओं के मन की बात 3 दिसंबर को ही सामने आ पाएगी। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, उन पर आरोप है कि वे अपने दोस्तों के साथ रेव पार्टी करते थे, जहां प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता था। सांपों के साथ एल्विश के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने एल्विश यादव पर अवैध रूप से सांप का जहर बेचने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच एल्विश ने YouTube पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपना पक्ष रखते हुए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। एल्विश ने इस सिलसिले में जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है। दरअसल सांप के जहर का नशा साइकोएक्टिव ड्रग कहलाता है, जिसके इस्तेमाल से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों पार्टियों में सांप के जहर के नशे का चलन बढ़ रहा है।
एल्विश पर यह आरोप पीपल फॉर एनिमल संस्था पेटा के गौरव गुप्ता ने लगाया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने खुद को यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़े होने की बात कबूली है। पुलिस को उनके पास से कोबरा समेत अलग अलग प्रजाति के 9 सांप और सांपों का जहर मिला है। एक जानकारी के मुताबिक नशे के लिए सांपों की कुछ खास तरह की प्रजातियों का इस्तेमाल होता है। इसमें कोबरा, ग्रीन स्नेक और कॉमन क्रेथ शामिल है। मुंबई और बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में सांप के जहर के एडिक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। कई जगहों से इस तरह का नशा बरामद भी हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह की खुशी और मजा देते हैं। शरीर एनर्जी से भर जाता है। इसका नशा कई घंटों बाद भी बना रहता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल मौत की वजह बनता है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने के बाद आरक्षण की आग कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई है। जरांगे ने मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने पर 2 महीने में कोई कदम न उठाए जाने पर बड़े आंदोलनों की चेतावनी दी है। जरांगे ने कहा कि यदि 2 महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वह मुंबई तक एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगे। तब मुंबई के लोगों को सब्जियां तक नहीं मिलेंगी। इस आंदोलन की आग ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि ले ली। प्रदर्शनकारियों ने विधायकों के घरों तक को नहीं बख्शा, उनमें आग लगा दी। मराठी लोकमत अखबार नागपुर के संपादक श्रीमंत माने ने वेब दुनिया को बताया कि मराठा आरक्षण मुद्दे में सोशल एंगल ज्यादा है। इसमें यह भी विषय गरीब मराठों का है। दरअसल गरीब मराठों और आम लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधियों में अब ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। मराठे लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि आरक्षण आंदोलन का यह पूरा खेल एनसीपी के मुखिया शरद पवार का रचाया हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने मराठों को आरक्षण नहीं दिया। नागपुर अधिवेशन में देवेंद्र फडणवीस ने मराठों को आरक्षण देने की घोषणा की थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस मराठी ब्राह्मण हैं। इस घोषणा से फडणवीस सरकार मराठों में हीरो बन गई थी, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी में ठाकरे की सरकार आई तो यह आरक्षण कैंसिल हो गया। शरद पवार और ठाकरे की सरकार के दौरान आरक्षण की मांग न उठी और न ही कोई आंदोलन हुआ। अब जबकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है तो एक बार फिर से आरक्षण का यह खेल खेला जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा खेल पर्दे के पीछे से राज्य के डिप्टी सीएम फडणवीस खेल रहे हैं। दरअसल उनकी मंशा मराठों को एनसीपी और उद्धव ठाकरे से दूर करने की है। यदि वे इसमें सफल रहते हैं तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। अब खबरें संक्षेप में। ईडी के रडार पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ईडी का दावा, महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का कर चुके हैं भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला सैन्य अधिकारियों को कर्नल के रूप में सूचीबद्ध करने से इनकार करने का सेना का दृष्टिकोण मनमाना। कहा, पदोन्नति के लिए विशेष चयन बोर्ड की बैठक एक पखवाड़े के भीतर फिर से आयोजित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर की चर्चा, आतंकवाद, हिंसा व जनहानि के बारे में चिंताएं साझा की। इजराइल हमास युद्ध को लेकर मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी की बात। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा सरकार की पराली जलाने वालों पर कार्रवाई, 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।